फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था नीरज स्नेहा के पास गया और कहा कि तुम गरिमा और उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई मायके से। नहीं, क्यों, क्या हुआ? माँ को तुम्हारी यह बात बुरी लगी कि तुम गरिमा और उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। मैं क्या करूँ? माँ और बाबा ने मुझे उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया। स्नेहा ने जवाब दिया तो नीरज ने भड़कते हुए कहा, क्यों, तुमने वजह नहीं पूछी कि तुम मेरी बड़ी ननंद और उनके बच्चों को कोई गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो? अब आगे इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? वजह यही थी कि गरिमा दीदी शादी में नहीं आई और जो शादी में आया है उन्हें गिफ्ट मिले हैं। और दूसरी बात रही गिफ्ट की, तो बाकी सबको घर में गिफ्ट दिया ही है, माँ और बाबा ने। स्नेहा ने भी तपते हुए कहा तो नीरज ने कहा, अगर तुम्हारे माँ और बाबा ने गरिमा और उसके बच्चों को गिफ्ट नहीं दिया तो माँ को और मेरे भाई बहनों को भी जो गिफ्ट दिए हैं माँ वह भी नहीं रखेगी। स्नेहा ने यह सुना तो वह गुस्से में लाल पीली हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अगर माँ ने वह गिफ्ट नहीं रखे और वापस उसके मायके भिजवा दिए तो मायके वालों को क्या जवाब देगी? माँ और बाबा ने कितने खुश होकर उन्हें गिफ्ट दिए हैं, उनकी खुशी का क्या होगा? क्या सोचेंगे वो लोग? कैसा लगेगा उन्हें कि एक बेटी को और उसके बच्चों को गिफ्ट नहीं दिया तो सरला जी ने सारे ही गिफ्ट वापस लौटा दिए। यह तो बहुत बुरा होगा। इसलिए स्नेहा चुप हो गई और स्नेहा ने फिर नीरज से कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अपने लिए जो गिफ्ट लाई हूँ वह गरिमा दीदी को और उनके बच्चों को दे दूँगी। क्या लाई हो तुम अपने लिए? नीरज ने पूछा। मेरे लिए माँ और बाबा ने एक बनारसी साड़ी और जड़ाऊ कंगन दिए हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम ऐसा करो कि साड़ी गरिमा को दे दो और मैं जाकर उसके दोनों बच्चों के लिए कोई गिफ्ट ले आता हूँ। तुम कहना कि यह भी मैं माँ और बाबा की तरफ से ही लाई हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा, माँ को भी बुरा नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। स्नेहा ने भी खुश होते हुए कहा। नीरज जब बाहर निकला तो सरला जी ने कहा कि क्या कहा स्नेहा ने? वो लाई है कि नहीं? लाई है माँ, वह गरिमा के लिए बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी लेकर आई है। अभी कह रही है कि वह निकाल कर दिखाएगी, लेकिन देगी गरिमा को ही अपने हाथों से। सरला जी मुस्कुरा दी, कहा कोई बात नहीं, अच्छा है। और उसके बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लाई है? सरला जी ने फिर बेचैन होकर पूछा। उसके बच्चों के लिए भी लाई है माँ, मैंने यह नहीं पूछा कि क्या लाई है, लेकिन लाई है, आप फिक्र मत करो। फिर नीरज काम का बहाना करके जल्दी से मार्केट गया और गरिमा की लड़की के लिए एक अच्छी सी खूबसूरत माही और दीपा जैसी ही फ्रॉक और लड़के के लिए उमेश और महेश के तरह के ही पैंट कोट लेकर आया। चुपचाप से फ्रॉक और कोट पैंट लाकर उसने अपने रूम में छुपा दिया और फिर स्नेहा से कहा कि यह माँ को बता देना कि गरिमा के बच्चों के लिए है। स्नेहा को जहाँ थोड़ा सा अच्छा लगा था कि चलो नीरज ने आज उसका साथ दिया, वहीं उसको बहुत हैरत भी हो रही थी कि गरिमा जी की सोच कैसी है और उसकी सोच में नीरज भी बराबर का साथ दे रहा है। सरला जी ने जब बनारस की साड़ी, फ्रॉक और कोट पैंट देखा तो बहुत खुश हुई, लेकिन कहने लगी कि ऐसा करती हूँ स्नेहा की यह साड़ी मैं रख लेती हूँ और मेरा हार का सेट मैं गरिमा को दे देती हूँ। पर क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? स्नेहा ने हैरत से पूछा। अरे अब मैं बुढ़ापे में यह हार पहनकर क्या करूँगी? गरिमा अभी बच्ची है, जवान है, उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको खुशी भी होगी हार सेट देखकर। उसके ससुराल वाले भी देखेंगे तो सोचेंगे कि वाह, भाई के ससुराल की तरफ से सेट दिया गया है। स्नेहा कुछ और बोलती, इससे पहले ही नीरज ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी वैसा करो। गोवा में समुंदर के बीच पर बैठे दोनों अलग अलग कपल बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तरफ मधु और आदर्श बैठे थे तो दूसरी तरफ जया और जीतू बैठे थे। शाम का वक्त था, सूरज पूरी तरह से डूबने को तैयार था। आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। समुंदर की लहरें आकर कभी कभी इस नई विवाहित जोड़ी से टकरा जाती थी। मधु को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक बीच पर बैठे रहने के बाद जब रात का साया घिर आया तो चारों ही उठकर होटल में आ गए। चारों एक साथ ही टेबल पर बैठे और खाने का ऑर्डर किया। जिसको जो पसंद था उसने वही ऑर्डर किया।
कितना मज़ा आता ना मधु, अगर स्नेहा और नीरज भी साथ में आते तो। जया ने खुश होते हुए कहा, हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, बहुत मज़ा आता। मधु ने भी कहा, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था जो नीरज हमारे साथ नहीं आ पाया। ऐसे मौके पर तो अर्जेंट काम भी कभी कभी छोड़ दिए जाते हैं कि चलो शादी के बाद यह पहला मौका है कहीं घूमने जाने का और पत्नी को घुमाने का। जीतू ने कहा तो आदर्श ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सुदेश जी और दिलीप जी घर में बिल्कुल अकेले थे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। बिल्कुल सूना सूना सा हो गया था घर, बिल्कुल बेरौनक हो गया था बच्चों के बिना। सुदेश जी और दिलीप जी दोनों ही चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे थे। तभी सुदेश जी ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सुनो जी, मुझे लगता है कि स्नेहा हमसे कुछ छुपा रही है। गरिमा अपने मायके आई थी, दोनों बच्चे भी उसके साथ थे। स्नेहा ने गरिमा को गरिमा का गिफ्ट और बच्चों को बच्चों का गिफ्ट दिया। स्नेहा हार सेट देखकर काफ़ी खुश थी, वहीं बच्चे भी अपना अपना गिफ्ट पाकर खुश थे। गरिमा की बेटी सीमा फ्रॉक पहनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसका भरपूर भरा भरा बदन फ्रॉक में बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहा था। एक तो नीचे खूबसूरत गोरे गोरे चिकने भरे हुए पैर दिख रहे थे, वहीं भरी भरी छातियाँ भी सामने उभर कर दिख रही थी। सरला जी ने गरिमा को कहा, गरिमा, अब सीमा को इस तरह के कपड़े पहनाना ठीक नहीं है। उसका बदन काफ़ी भरा भरा सा है, उस पर यह कपड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं भी सीमा को देखकर यही सोच रही थी। कोई बात नहीं माँ, भाभी इतने प्यार से लाई है तो यह लास्ट बार पहना देती हूँ, लेकिन आगे ध्यान रखूँगी अब। शाम को सभी छत पर एक साथ इकट्ठा बैठकर चाय पी रहे थे तो सरला जी ने कहा, मैं सोच रही थी कि कहीं घूमने चलते हैं, स्नेहा का भी बहुत मन है घूमने जाने का। अरे स्नेहा और नीरज को तो जाना था घूमने, क्यों नहीं गए? रोहित ने पूछा। वह क्या है ना पापा जी, माँ जी ने कहा था कि सब साथ में चलेंगे तो मज़ा आएगा और माही और दीपा का भी घूमना भी हो जाएगा, तपाक से स्नेहा ने जवाब दिया। अरे भला यह क्या बात होती है कि सब साथ में चलेंगे? पहले स्नेहा और नीरज का हनीमून था तो उन्हें जाने दिया होता, रोहित जी ने कहा तो सरला जी चिढ़कर बोली, हमारा नीरज ऐसा नहीं है, हमारा नीरज अकेले कभी जाने को तैयार नहीं होता, वह सबके साथ ही खुश रहता है, और अगर सब साथ में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा है ना, सबका एक साथ घूमना हो जाएगा, बार बार तो घर से निकलना होता नहीं है। हाँ पापा, माँ सही कह रही है, गरिमा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ तो माँ चलो तैयारी करते हैं, कहो कहाँ चलना है घूमने? गरिमा ने खुश होते हुए फिर माँ से कहा, मैं सोच रही थी गोवा चलें। गोवा? दिमाग खराब है तुम्हारा? बुढ़ापे में रोहित जी ने बीच में बोलते हुए कहा। हाँ, मैंने गोवा का कहा है इसलिए क्योंकि स्नेहा की बहन और बहनोई और भैया भाभी भी गोवा ही घूमने गए थे, तो स्नेहा का दिल भी गोवा जाने का ही है। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे यह सब किसने कहा कि मुझे गोवा ही जाने का मन है? आप लोग जहाँ घूमने का जाने का प्लान बनाएंगे मैं चलूँगी, खुश होकर स्नेहा ने कहा। तो फिर ऐसा करते हैं कि पंचमढ़ी घूमने चलते हैं, सुना है बहुत अच्छी जगह है, नीरज ने कहा तो रोहित जी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, कहा कि बहुत ही बढ़िया जगह है, हिल स्टेशन है, अभी गर्मियों में वहाँ जाने में मज़ा आ जाएगा। अच्छा ऐसा करो गरिमा, तुम मोहित से बात कर लो, दामाद जी भी साथ चलेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, माँ ने गरिमा से कहा तो स्नेहा फिर से अंदर तक जल भुन गई। यह कौन सी बात होती है, अब गरिमा दीदी तो चलेगी ही, साथ में उनके हस्बैंड को भी ले लें, मुझे उनके हस्बैंड के सामने अनकम्फर्ट फील होगा। यह बात रात को जब स्नेहा अपने कमरे में सोने आई तो उसने नीरज से भी कही, कुछ नहीं होगा स्नेहा, तुम क्यों अनकम्फर्ट फील करोगी, जीजू की आदत बहुत अच्छी है, वह तुमसे बिल्कुल भी फ्री होकर बातचीत करेंगे। स्नेहा चुप हो गई, लेकिन सोच तो रही थी कि क्या गरिमा दीदी को या उनके परिवार वालों को भी ले जाना ज़रूरी था, क्या वह खुद अकेले नहीं जा सकते थे कहीं घूमने? चारों कपल गोवा से वापस लौट आए थे
और चारों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। आदर्श ने मधु को मायके में ही छोड़ दिया था। माँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया गोवा में, मधु ने सुदेश जी से कहा। हाँ हाँ सही में बहुत मज़ा आया, जया ने भी मधु की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। माँ मगर एक बात का बहुत अफसोस रहा हमको, जया ने कहा तो सुदेश जी ने पूछा कौन सी बात का। माँ अगर स्नेहा और नीरज जी भी साथ होते तो मज़ा दुगना हो जाता। हाँ बेटा यह तो तुमने सही कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ससुराल का मामला है, बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन सरला जी अब स्नेहा को लेने आई थी तो कह रही थी कि वह लोग भी जाएंगे, बल्कि गोवा के साथ ऊटी और मनाली जाने का भी कह रही थी। मतलब क्या, वह सारी फैमिली ही साथ में जाएंगी? मधु ने बड़ी बड़ी आंखें करके हैरत से पूछा तो सुदेश जी ने कहा हाँ बेटा, सरला जी कह रही थी कि सबके साथ जाने में ही मज़ा है। यह क्या बात हुई माँ, हनीमून तो केवल दोनों पति पत्नी के लिए होता है। जाने देना बेटा, हम क्या कर सकते हैं, हमको बीच में कुछ नहीं बोलना, वह लोग जाने। हाँ माँ आप सही कह रही हैं, जया ने भी माँ सुदेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। माँ क्यों ना ऐसा करे कि हम लोग स्नेहा के ससुराल चलें, उसे अच्छा लगेगा, हम लोग जाएंगे तो। मधु ने कहा तो सुदेश जी ने जवाब दिया कि ठीक है, शाम को जब तुम्हारे पापा घर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, तुम आदर्श से भी कह देना, आदर्श भी हमारे साथ जाएंगे तो नीरज से भी मिलना हो जाएगा। वैसे भी शादी की रस्मों में और व्यस्तता में सही से मिलना कहाँ हुआ था दोनों का। हाँ माँ ठीक है, मैं आदर्श से भी बात कर लूँगी, मधु ने कहा। स्नेहा तुम इतनी देर से बिस्तर पर पड़ी हो, खाना कब बनेगा? नीरज ने आते ही स्नेहा को बिस्तर पर पड़े देखा तो पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माँ से कहो ना, माँ बना लेगी, स्नेहा ने सर पकड़ते हुए कहा। माँ कहाँ हैं आप? नीरज माँ को आवाज़ लगाते हुए किचन की तरफ आया। माँ बाहर हॉल में सोफे पर लेटी थी और टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। माँ आज खाना आप बना लो, स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, नीरज ने कहा तो सरला जी ने गुस्से में भड़कते हुए जवाब दिया। मुझसे नहीं बनेगा यह खाना वाना, बहुत कर लिया मैंने, अब बस। लेकिन माँ स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कह रही है। अरे ये आजकल की लड़कियाँ भी ना बहुत नाजुक होती हैं, ज़रा से में तबीयत खराब हो जाती है। फिर वह बहुत तिनकते हुए उठकर किचन में गई। उन्होंने एक तरफ चूल्हे पर दाल चढ़ाई और दूसरी तरफ चूल्हे पर चावल चढ़ा दिए। किचन से बर्तनों का शोर इतना ज़्यादा आ रहा था कि नीरज समझ गया था कि माँ को काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जब रात को सब खाना खाने बैठे तो स्नेहा भी आकर खाना खाने लगी। अब तबीयत ठीक है, सरला जी ने ताना कसते हुए कहा, जिसे स्नेहा समझ गई। वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खाने लगी। नीरज जब आकर खाना खाने बैठा तो उसने कहा, क्या माँ दाल चावल बना लिए? आप जानती हैं मुझे पसंद नहीं है, तो क्या करती, इतनी सारी रोटियां खड़े होकर पकाती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अब। अरे भाग्यवान, अभी नीरज की शादी को टाइम ही कितना हुआ है, अभी तक तो तुम पकाती ही थी ना, और इतने कम टाइम में अब तुमसे काम क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत नहीं रही काम करने की, रोहित जी ने थोड़ा हंसते हुए कहा तो सरला जी फिर से तप कर बोली, तुम अपने काम से काम रखो, तुम बीच में दखल अंदाजी मत किया करो। बेचारे रोहित जी चुपचाप खाना खाने लगे। अचानक आदर्श, मधु, सुदेश जी और जया को अपने घर देखकर स्नेहा हैरत में पड़ गई। अरे आप इस तरह अचानक माँ? हाँ मधु का मन था तुमसे मिलने का, इसलिए चले आए। और फिर आदर्श और नीरज भी नहीं मिल पाए थे ठीक से, तो सोचा कि यह दोनों भी मिल लेंगे, सुदेश जी ने जवाब दिया तो स्नेहा ने कहा, बहुत अच्छा किया यह तो आपने कि मुझसे मिलने चले आए। सरला जी भी झूठी खुशी दिखाते हुए आगे बढ़कर सुदेश जी से कहने लगी, हाँ समधन जी, ये तो आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया कि आप लोग यहाँ आए। अच्छा है, इसी बहाने आदर्श जी भी हमारा घर देख लेंगे और नीरज से भी मिल लेंगे, हम सब लोगों से मिलना हो जाएगा। सरला जी पीछे के कमरे में गई और जल्दी से माही और दीपा को कपड़े बदल लेने को कहा। माही और दीपा भी कपड़े बदलकर सबको नमस्ते करके आकर उनके पास ही बैठ गई।
आदर्श माही और दीपा से बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा था और माही और दीपा भी आदर्श से मिलकर बहुत खुश हो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद नीरज भी घर आ गया। उसे भी सब लोगों को इस तरह अचानक देखकर थोड़ी हैरत हुई। अरे आप और आदर्श जी, आप अचानक कैसे आना हो गया? नीरज ने कहा तो आदर्श ने जवाब दिया, मधु को स्नेहा से मिलना था और फिर मैं भी तुमसे ठीक तरीके से नहीं मिल पाया था शादी की भागदौड़ में, इसलिए सोचा तुमसे मैं भी मिल लूँगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया आदर्श जी, आप आए। नीरज भी खुश होकर वहीं उन लोगों के पास बैठ गया। फिर वह धीरे से पीछे जाकर सरला जी से बोला, मम्मी क्या खाना बनाना है? बोलिए मैं ला देता हूँ। अरे लाना क्या है, सब कुछ है घर में, बना दूंगी कुछ भी, तुम फिक्र मत करो। जाओ जाकर उन लोगों के पास बैठो और थोड़ा स्नेहा को मेरे पास भेज दो हेल्प करवाने के लिए। माँ स्नेहा को उसके घर वालों के पास बैठा रहने दो, बहुत दिन बाद मिली है, थोड़ी बातचीत कर लेगी। नीरज ने घिघियाते हुए कहा, अरे वाह, बीवी की इतनी परवाह है और मेरी नहीं, इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? जाकर भेज उसे। सरला जी ने इतने गुस्से में कहा कि फिर नीरज दोबारा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया और आकर हॉल में स्नेहा को इशारा किया। स्नेहा जब नीरज के पास आई तो नीरज ने कहा, जाओ जाकर माँ की किचन में हेल्प करवाओ। स्नेहा ने कहा, थोड़ी देर बैठने तो देते मुझे उन लोगों के पास। हाँ हाँ, थोड़ा खाना वाना बनाने में हेल्प करवा दो, फिर बैठ जाना। स्नेहा चुपचाप किचन में चली गई।